जो कि मेरा इंटरेस्ट भी रहता है, हर बार पिछली क्लास का तो रिवाइज कर ही देते। तो ध्यान से समझना, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था सरकार ने 1991 में लाइसेंसिंग को रिप्लेस कर दिया, किससे बोलो, लिबरलाइजेशन से। कोटास को रिप्लेस कर दिया, किससे, प्राइवेटाइजेशन से। और परमिट्स, जो कि हर बात की परमिशन लेनी पड़ती थी, क्या इंपोर्ट करना है सरकार बताएगी, कितना इंपोर्ट करना है सरकार बताएगी, यहां तक कि टैक्स सरकार की इच्छा से लगने लगा। और फॉरेन गुड्स इंडिया से 40 साल के लिए गायब हो गए। आज मैक्सिमम ब्रांड्स फॉरेन है भारत के अंदर। ये सब पॉसिबल हुआ विद द रिफॉर्म कॉल्ड एज जी। जी मींस सारे परमिट्स को हटा करके कंट्री को एंटायर वर्ल्ड वन मार्केट, एंटायर वर्ल्ड वन मार्केट, दैट इज ग्लोबलाइजेशन, जिसमें दो देशों के बीच अच्छी ट्रेडिंग को ग्लोबलाइजेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बोलो, ग्लोबलाइजेशन। देन क्यों ये रिफॉर्म किए गए, तो सबसे पहला कारण था इसका, सरकार 40 साल तक बड़ी बड़ी कंपनियों को ओन करके रखी। बाहर फेंक दूंगा, ध्यान रखना, उठा के, नयन अग्रवाल। हाँ, सबसे पहला पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द पब्लिक सेक्टर। 40 साल तक सरकार जिन कंपनी को ऐसे दिल से लगा के रखी, हम चलाएंगे हम चलाएंगे, उसमें से कुछ ही कंपनी चला पाई और मैक्सिमम कंपनी में लॉसेस होने लगे। क्या होने लगे, बोलो, लॉसेस। इसलिए सरकार ने डिसाइड करा, बेच दो इनको। अभी भी बीएसएनएल सबसे बड़ी लॉस मेकिंग यूनिट है। एक दिन आएगा जब जियो खरीद लेगा उसको। वैसे भी 80% पोस्ट जो जियो के हैं वो किराए पर ले रखे हैं, किसने, जियो ने बीएसएनएल से। सेकंड, बजट का डेफिसिट आने लगा। सोचो, बजट में, बीओपी में डेफिसिट कब आता है, जब रिसीट साइड कम हो और पेमेंट साइड ज्यादा हो। रिसीट तो हो नहीं रही थी, एक्सपोर्ट करने नहीं देते थे, और इंपोर्ट को बोलते थे हम होने नहीं देंगे क्योंकि हम तो सब्स्टिट्यूशन पे जा रहे थे, सेल्फ रिलायंस पे जा रहे थे। तो बीओपी तो निपटा ही, नेगेटिव जा रहा था। तीसरा, कंट्री में इन्फ्लेशनरी प्रेशर होने लगा, सरकार टैक्सेस लगा लगा करके भी इन लॉसेस को बियर नहीं कर पा रही थी। फोर्थ, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व तो गिरावट थी ही, क्योंकि बाहर से कोई आएगा नहीं, हम बाहर जाएंगे नहीं, तो डॉलर ऐसे ही बढ़ेगा क्या, आरबीआई डॉलर थोड़ा ना प्रिंट करता है। फोर्थ, ह्यूज बर्डन ऑफ डेट्स, तब भी था, आज तो और ज्यादा है, राइट। फिस्कल डेफिसिट तब से आज कई टाइम्स हो चुका है। एंड इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, सरकार कहती तो थी हम चलाएंगे, लेकिन हर जगह भ्रष्टाचार, हर जगह जमाखोरी, हर जगह करप्शन रहता था, इसलिए हमें इन रिफॉर्म्स को करना पड़ा। दो प्रकार के मेजर भी हमने पिछली क्लास में पढ़े थे, एक होते हैं स्टेबलाइजेशन मेजर और एक होते हैं स्ट्रक्चरल मेजर। नाम में ही इनका मीनिंग है। स्टेबलाइज, तबियत खराब होती है, डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है, ठीक हो जाते हो, वो स्टेबलाइजेशन। तो वो मेजर जो कि बीओपी के डेफिसिट को ठीक करने के लिए लिए गए, टैक्स हटा दिया, फेरा जैसा एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट जैसा, जिसमें आदमी कहता था मैं मर रहा हूं मुझे डॉलर चाहिए, सरकार बोलती थी ये ले $5,000, इतने में तेरा इलाज हो तो ठीक, नहीं तो वहीं मर जाना, वापस आना, हमें मतलब नहीं। बिकॉज सरकार का बीओपी डेफिसिट में था, उसकी जगह फेमा बनाया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट बनाया। ये स्टेबलाइजेशन मेजर होते हैं। और स्ट्रक्चरल मेजर वो मेजर होते हैं जिसमें सरकार हमारे देश के लोगों की कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाती है। दैट मीन्स प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर को इतना लायक किया जाता है कि वो ग्लोबल स्टैंडर्ड से मीट आउट कर सके। 3 एलिमेंट भी थे एनईपी के। रोज कितने लोग रिवाइज कर रहे हैं, ध्यान रखना, उन्हीं के अच्छे मार्क्स आएंगे, इसलिए रोज रिवाइज कर लेना। इंडियन का अभी सैटरडे 2 चैप्टर का टेस्ट है, फर्स्ट एंड सेकेंड, क्लियर। चलो, बोलोगे तो हम फ्राइडे को दोनों को फास्ट ट्रैक में रिवाइज कर लेंगे। वही रास्ता है, टेस्ट ही रास्ता है जिससे आप इंडियन को पढ़ने वाले हो, वरना तो मुझे पता है बच्चा खुद के रिफॉर्म लिखता है। चैप्टर 3 में एल को लिखेगा लैंड रिफॉर्म, और उधर लिखेगा लिबरलाइजेशन, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। वहां कुछ नहीं, फिर जीरो। यहाँ कोई न्यूमेरिकल तो है नहीं जहां मैं स्टेप मार्किंग दूं, जो स्लाइड में वो लिखोगे तो ठीक, वरना खत्म। पर ये मार्क्स लाना ज्यादा आसान है, मैं आपको 10 बार बता चुका हूं, इसलिए कई टॉपिक्स भी हमने आपको इंडियन के दी। फाइल्स मैंने जिन लोगों को दिए, मुझे थर्सडे तक सबकी फाइल रिटर्न चाहिए, ठीक है।
आपकी फाइल आप बनाते रहो जब आपको बनानी है, मुझे आपको दी हुई फाइल थर्सडे तक रिटर्न चाहिए ताकि मैं दूसरे बच्चों को फाइल दे सकूं। चलो, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। सबसे पहला, फॉरेन ट्रेड पर लगे हुए टैक्सेस को हटाना। ध्यान से समझ लेना, पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है, बच्चा ये देखता रहता है लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन एक ही है। सामने लिखा है, जब आप फॉरेन ट्रेड पर लगे हुए टैक्सेस ऑन एंट्री और एग्जिट को हटाते हो, एक्सपोर्ट ड्यूटी खत्म कर दी आज की तारीख में, इंपोर्ट ड्यूटी लगभग कुछ गुड्स पर रखी है, इसको लिबरलाइजेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बोलो, लिबरलाइजेशन। दूसरा, सरकार जिन एरियाज को मैनेज नहीं कर पा रही, सरकार जिन कंपनीज को अब चला नहीं पा रही, जिसको कहते हैं गले की हड्डी, ना निकली जाए और ना उगली जाए, उन्हें बेच दो। बहुत जल्दी बीएसएनएल को सेल करेंगे। एंड थर्ड, ग्लोबलाइजेशन, जब रेस्ट ऑफ द मार्केट से हमारे देश के रिश्ते अच्छे होते हैं, राइट, उसको बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। दैट मींस रेफरिंग टू द इंटीग्रेशन ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मन से लिख सकते हो, पूरा चैप्टर अब हिस्ट्री बेस्ड अब नहीं रहा। हिस्ट्री बेस्ड फर्स्ट चैप्टर था, सेकंड चैप्टर लगभग आधा तक था, जहाँ ग्रीन रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, रेजोल्यूशन, वो वहां जहाँ जैसा है वैसे ही रखना है। थर्ड चैप्टर इजी है और 12 में से 4 नंबर का तो गारंटी आएगा, लिखवा के ले लो। आगे के 4 चैप्टर फिर इजी है, ध्यान रखना, जिसमें है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की बातें करनी है, अनएम्प्लॉयमेंट, ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, लोगों को एजुकेट करना। तो क्या आपको नहीं पता एजुकेशन की क्या फायदे होते हैं? रूरल डेवलपमेंट, गांव का विकास कैसे होगा, क्या नहीं लिख सकते? पूरा भाषण लिखना आना चाहिए, अब तो 12th में आ गए हो। और फिर हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, उसमें थोड़ा बायो वो भी आएगी, बायोलॉजी, वो सब नहीं हो। हाँ, एनवायरनमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में निखिल अग्रवाल करने लग गया। चलो, और लास्ट चैप्टर फिर आएगा हमारा भारत, पाकिस्तान और चाइना। क्लियर? बोलो, तीनों एलिमेंट समझ में आए? ये 10 मिनट का रिवीजन आपका लॉस नहीं है, ये आपका रिवीजन इसलिए क्योंकि 2 बार पढ़ोगे तो चीजें याद रख पाओगे, और जो नहीं आए उनका तो फायदा है ही है, पर इसका मतलब ये नहीं रोज ना हो। अब हम शुरू करते हैं मुख्यतः लिबरलाइजेशन क्या होता है उसको डिटेल में पढ़ना। लिबरलाइजेशन किसी भी इकोनॉमी का कहता है जब आप गुड्स के मूवमेंट को, किसके मूवमेंट को, गुड्स एंड सर्विसेज के मूवमेंट को सरकार द्वारा लगाए हुए कंट्रोल से बचा लो, खत्म कर दे सरकार अपना कंट्रोल, गुड्स के मूवमेंट को फ्री कर दे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप चरस, गांजा, अफीम सरहद के आर पार करने लगो, नशेड़ी बना दो आप। उन पर तो आज भी बैन है, डिफेंस इक्विपमेंट, मिलिट्री टैंक्स, एयरक्राफ्ट, इन पर तो आज भी बैन है। न्यूक्लियर बॉम्ब, बच्चों को फ्री कर दिया है कि आपको प्रोजेक्टर मंगाने मंगाओ, कितने मंगाओ, पंखे मंगाने मंगाओ, कोई दिक्कत नहीं, जीन्स, पैंट्स, टी शर्ट पूरी मंगाओ। क्लियर? जीन्स के अंदर चरस गांजा की एक लेयर बिछा के ला रहे हो, ऊपर कपड़ा बिछा के, वो नहीं चलेगा। और वहां पूरा बॉडी स्कैन कर लेते आपका, एयरपोर्ट पे, पोर्ट्स पे पूरा बॉडी स्कैन कर लेते। आजकल नया शुरू हुआ है, आदमी प्लास्टर बांधता है, हाथ पे प्लास्टर, पैर में बांधेगा और अंदर सोने के बिस्किट छुपे प्लास्टर के, वो से निकाल लेंगे और आप तो अंदर होगे ही होगे। नॉन वेलेबल है, नॉन वेलेबल समझते हो? नॉन वेलेबल समझते हो? जमानत नहीं मिलेगी, सीधा सजा, कोर्ट में पेश हो गए अंदर। तो ध्यान रखना, ऐसे काम मत करना। पीछे। So before 1991 the government imposed several types of controls। हमने कंट्रोल का मीनिंग कोटास पढ़ा था, अगर आपको याद हो, कोटा। सरकार के बहुत सारे कंट्रोल थे। एंड प्राइवेट एंटरप्राइज इन द डोमेस्टिक इंडस्ट्री, दिस इंक्लूड्स लाइसेंसिंग सिस्टम, मैंने आपको पढ़ाया था चैप्टर 2 में। हर कंपनी को एक्सपांड होने के लिए, कम होने के लिए, बढ़ने के लिए, नया प्रोडक्ट बनाने के लिए सरकार से लाइसेंस लगता था। प्राइस, मेजॉरिटी प्रोडक्ट का प्राइस गवर्नमेंट डिसाइड करती थी, हम डिसाइड करेंगे। और फाइनेंशियल कंट्रोल्स भी थे, इंपोर्ट पे, लाइसेंस पे, फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल थे। साथ ही अगर इन्वेस्टमेंट लाना चाहता कोई बिजनेस हाउस, मान लो मैं कहता हूं मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है पर मेरे पास पैसा नहीं है, तो फॉरेन में एक इन्वेस्टर है वो मेरे प्रोडक्ट में पैसा लगाएगा, तो सरकार बोलती थी नहीं आने देंगे, बाहर का पैसा हम यहां पर नहीं आने देंगे। फाइनेंशियल कंट्रोल्स एंड रेस्ट्रिक्शंस ऑन इन्वेस्टमेंट बाय बिग फर्म्स, या अंबानी जी कहते थे, टाटा कहता था हमको बाहर जाके अमेरिका में बिजनेस करना है,
तो सरकार मना कर देती थी, नहीं जाओगे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? इट एक्सपीरियंस दैट गवर्नमेंट हैड सेवरल शॉर्टकमिंग्स एमर्ज इन इंडियन इकोनॉमी ऑन अकाउंट ऑफ दिस कंट्रोल। जो मैंने आपको वीडियो दिखाया था उसमें भी आपने देखा था, सिर्फ 3 वीक जितने इंपोर्ट का पैसा हमारे पास बचा था। इंपोर्ट क्या कर रहे थे हम? क्रूड ऑयल, आज भी कर रहे हैं। सो दीज कंट्रोल्स, इन वजह से करप्शन हुआ, अनड्यू डिले हुए और इनएफिशिएंसी हुई। ये पॉइंट्स कब लिखने? व्हाट वाज द नीड ऑफ लिबरलाइजेशन? देश की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, जीडीपी इतनी बढ़ नहीं रही थी और कॉस्ट बढ़ती जा रही थी, जिस वजह से रादर देन देयर इज अ लो कॉस्ट कॉम्पिटिटिव इकोनॉमिक सिस्टम, सब लोग हमें गरीब समझने लगे। और फिर आए रिफॉर्म्स, जिसमें सबसे पहला इकोनॉमिक रिफॉर्म विद लिबरलाइजेशन वर बेस्ड ऑन असम्पशन दैट मार्केट फोर्सेस विल ड्राइव द इकोनॉमी। पहले मोर ओवर हम एक सोशलिस्ट पैटर्न पे रन होते थे, ये डिमांड सप्लाई को इतनी इज्जत नहीं थी। धीरे धीरे हम मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ जाना शुरू हुए। हमने बोला आप कुछ चीजों को तो मार्केट पे छोड़ दो। इज इट क्लियर? सो व्हाट वाज डन, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ लिबरलाइजेशन? सारे 3-3 नंबर की स्लाइड के अंदर इट वाज डन टू अनलॉक द इकोनॉमिक पोटेंशियल ऑफ द कंट्री। आज हम देश के किसी भी कोने से कोई भी सामान मंगवा सकते हैं हमारी जरूरत का विद मोबाइल एप्लीकेशन। ये इतना पहले पॉसिबल नहीं था, राइट? सोना एक लिमिट तक आप ला सकते हो, आज भी बिल वाला है, उससे ज्यादा लिमिट। अच्छा, ये भी लॉजिक है कि लेडीज को सोना लाने की लिमिट ज्यादा दी है और बॉयज को सोना लाने की लिमिट कम दी। हाँ, एक रूल ये भी है कि लेडीज अगर चाहे तो जितना पहन के सोना आ सकती है उतना अलाउड है। दैट मीन्स ये नहीं कि अपने आप को सोने में ही बांध लिया ना, उसकी भी एक लिमिट है। उससे ज्यादा अगर आप लाते हो तो आपको इंडियन रेट के हिसाब से सारा उसके ऊपर जीएसटी, वैट, कस्टम सब देना पड़ेगा, ताकि उसकी वैल्यू मार्केट वैल्यू के बराबर रहे। 1,30,000 रुपए तोला। अगर आप वहां से 60-70 हजार रुपए ला रहे हो तो उतना टैक्स आपसे यहाँ गवर्नमेंट एयरपोर्ट पे ले लेगी, वरना अंदर। ठीक है, फिर भी खैर जहां लॉ है वहां उन्हें तोड़ने के साधन भी है, हम उस पर ना चर्चा करें तो ज्यादा अच्छा। सो भारत की इकोनॉमिक पोटेंशियल दुनिया ने माना रतन टाटा को। ये 1991 के बाद ही पॉसिबल हुआ। उनकी कहानी, रियलिटी अगर आपने सुनी हो तो एक समय पर जब टाटा मोटर्स लॉसेस में था तो फोर्ड मोटर खरीदने आए उनको, कार मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, और उन्हें बोला हम आप पर खरीद के, आपकी कार डिवीजन को खरीद के आप पे एहसान कर रहे हैं। सो रतन टाटा वहीं रुक गए, नहीं की वो डील। और कुछ सालों बाद 1991 के आसपास, इसके आसपास ही दौर रहा होगा, बाकी पहले तो अलाउड ही नहीं था, तब फोर्ड मोटर्स के 2 बड़े ब्रांड जैगवार और लैंड रोवर को खरीदने वाले रतन टाटा। ये इफेक्ट था किसका? लिबरलाइजेशन का। नहीं अलाउ करते तो नहीं खरीदते। टाटा की गाड़ी जैसी पहले बनती वैसी बन रही होती, बट आज 2 बड़े ब्रांड्स पे और भी काफी ब्रांड्स है। टू इंट्रोड्यूस मच मोर कंपटीशन इनटू इकोनॉमी, जिससे इंसेंटिव क्रिएट हो, क्योंकि इकोनॉमी में कंपटीशन से डेवलपमेंट होगा, एम्प्लॉयमेंट होगा, और जहां एम्प्लॉयमेंट होगा वहां इनकम और आउटपुट भी साथ में बढ़ेंगे। सबका साथ तब से ही चल रहा है, 2014 में ही नहीं आए, हम 1991 की बात कर रहे। अब शुरू होते हैं मेन पार्ट ऑफ द चैप्टर। अब तक हमने पढ़ा रिफॉर्म हुए, क्या हुए, कितने टाइप के रिफॉर्म हुए, उसकी अब इंडिविजुअल स्लाइड आ रही है। तो सबसे पहला रिफॉर्म हुआ सर इंडस्ट्रियल रिफॉर्म। क्या हुआ? इंडस्ट्रियल रिफॉर्म में 3 पॉइंट तो आप अभी मन से लिख सकते हो। पहला, लाइसेंसिंग, इंडस्ट्री बनाने के लिए लाइसेंस की आपको जरूरत, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए लाइसेंस की जरूरत, और पब्लिक कंपनी से ओनरशिप किसको ट्रांसफर कर दी गई? प्राइवेट को ट्रांसफर कर दी गई। साथ में पहले मशीनरी, प्लांट, कैपिटल गुड्स के इंपोर्ट को सरकार रेस्ट्रिक्ट करती थी, कहती थी भारत का ही बना हुआ मशीनरी लो, भारत के ही बने हुए आप कैपिटल गुड्स लगाओ, लेकिन उनको भी फ्री कर दिया, बोले आपको जो जहां से मशीन मंगानी है लाओ। आज नॉर्मल से नॉर्मल डॉक्टर एमआरआई लिख देता है, सीटी स्कैन लिख देता है,
देखिए इंडिया बनती क्या, फॉरेन मैन्युफैक्चरिंग है पूरी। इज इट क्लियर? तो आइए सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिफॉर्म हुआ। पॉइंट्स दिख रहे हैं ये स्लाइड पे, लिख लो फटाफट से। ये ऊपर वाले दिख रहे हैं, ऊपर वाले दिख रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हेडिंग लगा लो, अंदर का दिख रहा है इन जुलाई 1991। हाँ, पॉइंट हेडिंग लगा लो। मैंने कहा भी था एक सिल्वर पेन 10 रुपए का स्पार्कल पेन आता है मार्केट में, वो ले लेना, ब्लैक के ऊपर चल जाएगा। व्हाइटनर पर चलाना पागल जैसे, कुछ भी करते हैं लोग, कुछ तो व्हाइटनर ही पी जाते हैं और कुछ नहीं मिलता तो। हाँ, वो एक तरीके का नशा है, सस्ता नशा है। हाइलाइटर भी पी जाते हैं। हाइलाइटर पीते कैसे, वो लिक्विड थोड़ी होता है। चलो खैर, मुझे पता नहीं किसके क्या शौक है। चलो, हाइलाइटर कैसे पी सकता है यार आदमी, है कृतार्थ? क्या कह रहे हैं, तो नहीं पीता है? अच्छा, ये हाइलाइटर बोला मैंने, खुश क्यों हो रहा है तू? ये लक्षित खुश हो रहा है बेटे बेटे। चलो, सबसे पहले, अरे ये कौन सा क्या लिख रही है भाई भव्या, क्या लिख रही? हाँ लिखो। हाँ, पहले प्लीज, ये एमसीक्यू, फर्स्ट पॉइंट से एमसीक्यू आ सकता है, ध्यान रखना। पहले हर इंडस्ट्री को सेटअप होने के लिए भाइयों बहनों सरकार से क्या लेना पड़ता था, लाइसेंस। लेकिन आज की तारीख में सिर्फ ये 5 इंडस्ट्री ऐसी है जिनको लाइसेंस लेना पड़ता है, बाकी किसी को कोई लाइसेंस की जरूरत। इसका मतलब ये नहीं है कि जीएसटी नहीं कराना, पैन नहीं कराना, मैं कह रहा हूं इंडस्ट्रियल लाइसेंस से सिर्फ छूट दी है। बाकी आपको टैक्स भरना पड़ेगा, जीएसटी लग रहा है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन लगेगा, क्लियर। और प्लांट डिमांड 10 के और है रजिस्ट्रेशन, एनवायरमेंटल लोन, सस्टेनेबल सब कुछ है, वो सब लगेगा। लेकिन इंडस्ट्री लगाने के लिए लाइसेंस 5 लोगों को लेना पड़ेगा। बोलो पहला कौन है? दारू। घर में दारू बनाना अलाउड नहीं है, वो बात अलग है, गांव में बनती है, आप लोग भी जानते हो गांव में बनती है दारू, ठीक है। वो ऐसी दारू होती है घर पे बनती हो, ठीक है। क्योंकि मैं आपको बताऊं, हमारे कुछ रिलेटिव वहां पंजाब में बनाते हो, है वो। हाँ हाँ सही में, हम तो उसमें क्या होता है, नॉर्मल पैक जो बनता है वो बनता है 30 ml, ठीक है। 30 ml में आप दारू डालो, तब हम वो दारू पी सकते हैं। लेकिन वो जो गांव की दारू है वो आप 10 ml डालोगे तो भी आपको वो उतना ही सुरूर चढ़ाएगी जितना आपको, हाँ देसी देसी। ये मुझे इसलिए ध्यान है क्योंकि बचपन में एक बार जब हम वहां गए थे तो बचपन में दारू नहीं रहे, पापा पापा, तो पापा ने क्या 30 ml भर ली उसमें, तो मामा ने बोला कि अगर इतनी पी ली तो सुबह तक नहीं उठोगे एक में, एक पैक में। तो उसको 30 को 5-10 ml किया और फिर तो भी पापा ने एक में ही ऐसे सोए कि सुबह तक उठे। तो वो, अरे उसमें क्या होता है, उसमें परमिशन की जरूरत नहीं है, वो क्या है खुद बनाते हैं और खुद ही पी लेते हैं, सेल्फ कंजम्पशन, ठीक है। बाकी अगर आप मार्केट में बेचने के लिए दारू बनाते हो तो आपको गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। दूसरा, सुट्टा, सिगरेट, कोई भी हो, 4-5 नाम तो आपको ही पता होंगे, मुझे नहीं पता। सिगरेट। तीसरा, डिफेंस इक्विपमेंट, इनको बनाने के लिए घर में नहीं बनेंगे, इनको बनाने के लिए सरकार से लाइसेंस लेना पड़ेगा। फोर्थ, इंडस्ट्रियल, अरे इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव, क्या बोलो, आपने सुना है कोल माइन वगैरह, डायनामाइट, कोल माइन में डायनामाइट लगते हैं फिर ब्लास्ट होता है, राइट। तो इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव बोलते हैं उसको। ये फुलझड़ी नहीं रही, फुलझड़ी छोटा आदमी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए, अनार ये सब नहीं, छोटे लोगों को परमिशन लेनी पड़ेगी तो आदमी घूस दे दे के ही मर जाएगा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। एंड डेंजरस केमिकल्स, जो अपनी फार्मेसी कंपनीज होती ना, अरे डेंजरस केमिकल,
दूध के साथ लेने वाली दवाई को अगर आप पानी के साथ ले लो, पता नहीं क्या होगा। तो डेंजरस केमिकल। तो ये पांच इंडस्ट्री को सेटअप होने के लिए लाइसेंस चाहिए, बाकी लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं। सेकेंड रिफॉर्म, पब्लिक सेक्टर को बोला, रेस्ट्रिक्ट कर दिया। नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज रिजर्व्ड फॉर पब्लिक सेक्टर वाज डी रिजर्व। मतलब एक लिस्ट चलती थी जिसको बोलते थे ये काम करना है पब्लिक सेक्टर ही करेगा, ये बनाना है पब्लिक सेक्टर ही बनाएगा। लेकिन अब इसको भी दो के लिए रिड्यूस कर दिया, बोले सिर्फ दो चीजें पब्लिक सेक्टर बनाएगा, एटॉमिक एनर्जी और रेलवेज। बाकी दारू भी प्राइवेट कंपनी बना रही है, दवाइयां प्राइवेट कंपनी बना रही है, लेकिन सिर्फ ये दो इंडस्ट्रीज ऐसी रखी जो पब्लिक सेक्टर के पास एक्सक्लूसिव है, जिसमें प्राइवेट सेक्टर एक भी नहीं है। पहला एटॉमिक एनर्जी, न्यूक्लियर वगैरह, बॉम्ब्स, एंड सेकंड इज रेलवेज। रेलवेज का प्राइवेटाइजेशन कभी नहीं हो सकता, इसलिए नहीं हो सकता जिस दिन रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो गया टिकट 100 टाइम्स हो जाएंगे। क्लियर? एंड थर्ड थिंग, डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरियाज। मैनी प्रोडक्ट एरिया जिसको एसएसआई के लिए रजिस्टर किया था 1990 में छोटे बिजनेस को बढ़ाने के लिए, अब एमएनसी को बोल दिया आप आओ इन छोटे मोटे लोगों को खरीद करके खुद की कंपनी बना लो, राइट? उनके प्रोडक्ट को वापस से डी रिजर्व कर दिया। बाकी पहले क्या होता था, साबुन, राइट? ये लड़कियों के 10 नाटक होते हैं, वो नेल पेंट और पता नहीं क्या क्या, ठीक है, उसमें एमएनसीज नहीं थी। आज फॉरेन ब्रांड्स की एंट्री हो गई, दैट मींस स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर की थोड़ी कमर टूट गई। ये एक रिफॉर्म्स का डिमेरिट था कि जिस एसएसआईज को सरकार 40 साल तक बचा कर रखी थी, वो फिर एमएनसीज ने आकर के क्या करना शुरू कर दिया, खत्म करना शुरू कर दिया। फोर्थ, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ने लगी। पहले हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी लिमिटेड थी, क्यों? क्योंकि हैवी गुड्स वगैरह आने नहीं दिए जाते थे, टैक्सेस लगते थे। आज व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये सब प्रोड्यूसर चॉइस पे छोड़ दिया है। प्रोड्यूसर को जहां प्रॉफिट मिले और कंज्यूमर को जहां सेटिस्फेक्शन मिले वो बनेगा, और अदरवाइज कुछ भी नहीं बनेगा। एंड लास्ट थिंग जिसने फोर्थ पॉइंट को भी हेल्प की, दैट इज कैपिटल गुड्स के इंपोर्ट्स को क्या कर दिया, बोलो, फ्री। ये इंडिविजुअल रिफॉर्म 4-4 नंबर में पूछते, ध्यान रखना। एक्सप्लेन द इंडस्ट्रियल रिफॉर्म, एक्सप्लेन फाइनेंशियल रिफॉर्म, यही लिख के आना है, क्योंकि एनसीईआरटी के पॉइंट है। क्योंकि आपका जो कॉपी टीचर चेक कर रहा है वो 10 साल, 5 साल, 20 साल वाला एनसीईआरटी पढ़ाने वाला टीचर है, राइट? उसको आप ये हेडिंग नहीं लिखोगे, मन से लिखोगे, वो मार्क्स इच्छा होगी तो देगा, वरना नहीं देगा। इसलिए ये 5 पॉइंट अंदर आओ, मन से लिखो, रटने की जरूरत नहीं। वैसे भी इसमें रटने सा है क्या, कोई डेटा दिख रहा है क्या? पूरे कॉन्सेप्ट है, हेडिंग तो यही लिखनी पड़ेगी। इज इट क्लियर? आगे आते हैं फाइनेंशियल रिफॉर्म्स। कौन से रिफॉर्म बोलो? फाइनेंशियल रिफॉर्म। सबसे पहले आरबीआई जो हर चीज कंट्रोल 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 करता था, उसको बोला फैसिलिटेटर। क्या बोला? अभी कंट्रोल करना बंद। आरबीआई सबसे बड़ा रोल प्ले करता है था थ्रू फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, लेकिन उसके एक्ट कोई बदल दिया, बोले अभी रेगुलेट नहीं करना रही, क्या करना है, मैनेज करना है। तो आरबीआई का रोल चेंज करा सबसे पहले, फ्रॉम कंट्रोलर टू फैसिलिटेटर। सेकेंड, पहले हमारे एक्सिस बैंक, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, ये बैंक देखने को नहीं मिलते थे। बैंक के नाम पर तो आज भी कई क्षेत्र और कई गांवों में एक ही नाम दिखता है, एसबीआई। ये एक्सिस, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी हमारे कई गांवों में नहीं है। शहरों में भी अब छोटे शहरों में अब बनने लगे, बाकी छोटे शहरों और गांवों का राजा बैंक कौन है? एसबीआई। तो अभी उसकी मोनोपोली हो चुकी थी उस समय, और एसबीआई बनने के बाद तो मोनोपोली और बढ़ने लगी। आज भी इतने प्राइवेट सेक्टर बैंक होने के बाद भी सबसे बड़ा बैंकिंग नेटवर्क किसका है? हमारे माल्या साहब 7,000 करोड़ का लोन लेके गए, उसमें 4,000 करोड़ देने वाला अकेला कौन था? एसबीआई। तो प्राइवेट सेक्टर को परमिशन दी, आओ बैंकिंग करो आप। और ईज इन एक्सपेंशन प्रोसेस, बहुत सारी स्कीम के अंदर स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर को लोन देना शुरू किया। पहले स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर बेचारा फार्मर लोन देने जाता, बोलते क्या है तेरे पास? फार्मर कहता कुछ नहीं है, बस खेती बाड़ी है, सोना नहीं है, कुछ नहीं है, तो उसको ठुकरा देते थे फाइल उसके। लेकिन अब
नए बैंकिंग रूल लाए गए। यहां तक बैंकिंग रूल लाई गई कांग्रेस गवर्नमेंट खास करके उस समय, कि अगर किसान की फसल वास्तव में उसने फसल में लोन यूज करा है और फसल खराब होगी किसी कारण से, तो गारंटी सरकार देती है उस लोन को पे करने की। इसलिए जब आप कभी ऑडिट में भी जाओगे, आफ्टर बीइंग सीए, जब आप बैंक ऑडिट करोगे, तो वहां पर आप एग्रीकल्चर एडवांस में कई बार खाता नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जिसका पैसा आ नहीं रहा है, और अगर ब्रांच मैनेजर बोलता है कि गवर्नमेंट ने गारंटी कर रखा है इस एडवांस को, तो आप उसको गलत नहीं कर सकते, बिकॉज गवर्नमेंट की गारंटी है, देंगे वो पैसा। ये सारे रिफॉर्म्स लेकर के आए, नाबार्ड बनाया, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये हम रूरल डेवलपमेंट में पढ़ेंगे, इसके थोड़ा हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था। एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट की लिमिट बढ़ा दी मित्रों। फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत सारे एरिया जिसमें आज की तारीख में एफडीआई, एफआईआई अलाउ कर दिया। कुछ एरियाज में तो 100% एफडीआई अलाउ कर चुके हैं आज की तारीख में, 100% फॉरेन कंपनी आकर के बिजनेस कर ले। सबसे पहला फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स इंक्लूड, अच्छा ऊपर वाली हेडिंग लगा ली थी सारे पॉइंट्स की। चल, बैंकिंग, फाइनेंस सेक्टर में बच्चा सोचता है सिर्फ बैंक आते, नहीं, बैंक भी आते, एनबीएफसी भी आते। कौन आती? एनबीएफसी। कोई मुझे बता सकता है डिफरेंस बिटवीन अ बैंक एंड एनबीएफसी? वैसे बिजनेस का टॉपिक है 11th क्लास का, बता पाओ तो। सिर्फ पैसा देती है कि कुछ और भी करती है? नॉन बैंक। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन बैंक एंड एनबीएफसी? व्हाट डज अ बैंक डू? Accepting deposits and lending money, but NBFC only lend money. They don't accept deposits. किसी भी आदमी का आप ऐसे नहीं सोचोगे कि हमारा करंट अकाउंट किसी एनबीएफसी में, होता ही नहीं है। एनबीएफसी आर बिग क्रेडिट गिविंग कंपनीज, दे डोंट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स, बट बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट्स एंड ऑल्सो लेंड्स मनी। ये जिनका टॉपिक है रिफॉर्म्स वाला टॉपिक मैंने किसी को दिया था, उसमें ध्यान रखना, आपसे पूछ सकते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैंक एंड एनबीएफसी। क्लियर? बोलो। बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट्स एंड लैंड मनी, बट एनबीएफसी ओनली लैंड मनी, दे डोंट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स। एनबीएफसी कोई डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं करता है। इज इट क्लियर? बंद कर दे, लाइट गई, बंद कर दे, लाइट बंद कर दे, पीछे की लाइट। ये सब ने ये हाँ बस ठीक। हाँ, डिफरेंस बिटवीन, यस, ये मेरी एक तो चालू कर ऊपर वाली, बस ये मेरा पंखा और मेरी लाइट चालू रहता बस। अरे आपको तो 4 ही क्लास पढ़नी, मुझे तो शाम तक पढ़ाना बेटा। हाँ बस बातें नहीं, मेरी क्लास होने वाली है, बाकी अगली क्लास वाले जाने। आप सुनो, भारत में बैंक, बस बातें नहीं, भारत में बैंक, स्टॉक मार्केट भी फाइनेंशियल सेक्टर में आता है। स्टॉक मार्केट 2 प्रकार का होता है, बोलो। स्टॉक मार्केट के 2 प्रकार के मार्केट होते हैं, कैपिटल और प्राइमरी और सेकेंडरी, उसके कैपिटल के 2 पार्ट, राइट। सो भारत में फाइनेंशियल सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए आरबीआई, जो कि पहले कंट्रोल करता था, आप देखो अब इसका रोल रेगुलेटर की जगह क्या बना दिया, बोलो? फैसिलिटेटर, हेल्पर बना दिया इसको। बोले अभी कंट्रोल बहुत हुआ, अभी हेल्प करो सबकी। एज अ रेगुलेटर, लिबरलाइजेशन से पहले आरबीआई सब चीजें डिसाइड करता था, जिसमें इंटरेस्ट रेट क्या रखनी है, कॉमर्शियल बैंक पे क्या रूल होने, सब देखता था। बट आफ्टर लिबरलाइजेशन आरबीआई वुड ओनली फैसिलिटेट द फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस, डिमांड एंड सप्लाई। इसका एक रूप हमने पढ़ा था, कब पढ़ा था? जब मैंने आपको फॉरेक्स पढ़ाया था, तब मैंने आपको बोला था अगर डॉलर रुपये की रेट बढ़ते बढ़ते बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो आरबीआई बोलेगा बस इससे ऊपर नहीं बढ़े, और गिरते गिरते अगर बहुत गिर जाए तो आरबीआई बोलेगा बस इसके नीचे नहीं जाएगी। उसको हम बोलते थे मैनेज फ्लोटिंग। आया ना? ये सारे रूल्स 1991 के बाद लाए गए। कब लाए गए बोलो? अब क्या होता है, एनसीईआरटी आदमी पढ़ लेता है,
बट लिंक पता नहीं पड़ता। आप देखो, हमने आरबीआई के लिंक को किससे लिंक किया? हमने फॉरेन एक्सचेंज से। नाउ कंपटीशन प्रोसेस बढ़ गया, फ्री प्ले ऑफ फोर्सेस हैज एमर्ज ऑफ प्राइवेट बैंक्स बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल। सारी इंटरनेशनल बैंकिंग सर्विसेज हम देने लगे। इवन एफआईआई का पूरा नाम बोलो, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। क्या होता है? देखो, एफडीआई और एफआईआई एक बार और बताता हूं। अगर बाहर की कोई भी कंपनी आकर के हमारी किसी कंपनी को डायरेक्टली खरीदती है, बोलती है कंपनी पैसा बोलो अपना, तो इसने बोला मान लो मेरी कंपनी के 500 करोड़, तो इसको 500 करोड़ दिए, इसी कंपनी हमारी हो गई। ये होता है एफडीआई। क्या होता है? अब क्या हुआ कि इसी कंपनी ने बिकने से मना कर दिया, बोले नहीं मुझे कंपनी नहीं बेचनी, तो मैं जाऊंगा स्टॉक एक्सचेंज। मैं कहा जाऊंगा और इसी कंपनी के जितने शेयर इशू है ना उनको खरीद लूंगा। उसको बोलते हैं एफआईआई। क्या बोलते हैं? एफआईआई और एफडीआई। कॉन्सिक्वेंट अपॉन दिस चेंजेस भारत का फाइनेंशियल सेक्टर इतना बड़ा हो चुका है कि अब आने वाले कुछ सालों में इंडिया नीड्स 10 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। बट एट प्रेजेंट आज तक आईसीआई अपने 70 से भी ज्यादा सालों में फ्रॉम 70 इयर्स सिर्फ 3 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बना पाया है। प्रैक्टिसिंग, I am not talking about that job and all. We need 10 lakh practicing chartered accountants to manage the fund coming to India. Total. और ये रेट और बढ़ती जा रही धीरे धीरे। सो ये कुछ फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म थे। बोलो यहां तक कोई डाउट? कितने रिफॉर्म पढ़े हमने? पहला इंडस्ट्रियल रिफॉर्म, दूसरा कौन सा रिफॉर्म पढ़ा? फाइनेंशियल रिफॉर्म। अब तीसरा आता है सर फिस्कल रिफॉर्म्स। फिस्कल मतलब टैक्स, चल रहा है ना फ्लो, खत्म होने। फिस्कल रिफॉर्म्स, फिस्कल रिफॉर्म याद है आपको? एडीएस में मैंने मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी में डिफरेंस भी बताया था। फिस्कल पॉलिसी सरकार की टैक्स और एक्सपेंडिचर की पॉलिसी होती है और मॉनेटरी पॉलिसी से मनी सप्लाई कंट्रोल किया जाता है। वो बात अलग है कि इंस्ट्रूमेंट दोनों के सेम होते हैं, लेकिन दोनों का फंक्शन अलग अलग होता है। मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल करने वाला कौन है? अरे मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल करने वाला कौन है? आरबीआई। फिस्कल पॉलिसी कंट्रोल करने वाली है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सबसे पहले फिस्कल रिफॉर्म में सरकार का रेवेन्यू और एक्सपेंस दोनों आता है, ध्यान रखना। जो हमने बजट पढ़ा था वो पूरा फिस्कल सेक्टर था। कौन सा सेक्टर था? फिस्कल सेक्टर। नॉर्मली टैक्स दो तरीके का होता है, फिर आपको स्लाइड में एक्सप्लेन करा है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, जो मेरे हिसाब से तो पढ़ाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि हमने इसको बजट में भी पढ़ा, नेशनल इनकम में भी पढ़ा, तो ये कॉमन टॉपिक है। बिफोर लिबरलाइजेशन, मैंने आपको याद है पिछली क्लास में बताया था, भारत में लिबरलाइजेशन से पहले इनकम टैक्स की रेट 90% थी। कितने परसेंट? 90%। लेकिन आज हमारी टैक्स रेट प्रोग्रेसिव बेसिस पे चलती है। मैंने आपको सिस्टम ऑफ टैक्सेशन भी पढ़ाए थे बजट में। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन की तरफ हम मूव हुए। आज हमें 90% इनकम पर टैक्स देने की जरूरत नहीं है। नाउ टैक्स स्ट्रक्चर हैज बीन सिंप्लीफाइड एंड मॉडरेटेड, और इसका बड़ा डेवलपमेंट हुआ साल 2017 में जीएसटी, बट दैट बिल आल्सो वाज फ्रेम्ड बाय डॉक्टर मनमोहन सिंह। इन्होंने सिर्फ लागू कराया, बनाया थोड़ी, बनाने वाली थी गवर्नमेंट थी, कांग्रेस। नाउ टैक्स स्ट्रक्चर हैज बीन सिंप्लीफाइड एंड मॉडरेटेड। यहां पर फिस्कल रिफॉर्म सारे होते हैं, बस एक रिफॉर्म और बचा है, ये भी पढ़ लेते हैं, बहुत इजी है। यह हमने स्लाइड में, ये स्लाइड का टॉपिक आपने वीडियो में पहली बार बस सुना था कि रुपए को शार्प डिवैल्यू किया। डिवैल्यू किया मतलब रुपए की वैल्यू डॉलर के कंपैरिजन में गिरा दी। ये एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म था सर। कौन सा रिफॉर्म था बोलो? एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म में सबसे बड़ा स्टेप, भारत के रुपए की वैल्यू 20% तक क्या कर दी गई बोलो? गिरा दी गई, ताकि डॉलर की वैल्यू और अमेरिकन कंपनीज हमारे भारत में आकर के बिजनेस कर सके। डिवैल्यूएशन of Indian rupees against foreign currencies. Devaluation is a fall in the value of rupee against dollar or British pound, implying US dollar or pound can be exchanged for more rupees than before. एक रुपए की वैल्यू सिर्फ $3 थी आजादी के समय। oh, सॉरी, $1 की वैल्यू सिर्फ ₹3 थी, आज 80 के भी ऊपर है। राइट? ये करना जरूरी था ताकि हमारे देश की ट्रेडिंग बढ़े।
फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बनाई गई जिसमें सब्सटेंशियल चेंजेस करे गए, जिसमें लिबरलाइजेशन एक मुख्य कारण था। और साथ ही सरकार ने इंपोर्ट पर इंपोर्ट ड्यूटी और एक्सपोर्ट पर एक्सपोर्ट ड्यूटी पूरी तरीके से क्या कर दी, बोलो, हटा दी। इंस्टेड ऑफ पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन टू डोमेस्टिक इंडस्ट्री, नाउ डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बोला गया जाओ लड़ लो। और कभी आपने बायो में पढ़ा हो, चार्ल्स डार्विन की थ्योरी है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सबसे फिट है वही आदमी ज्यादा जी पाएगा। तो अब वो कंपनी जो अपने आप को चेंज करेगी, ऐसा अपने बिजनेस एनवायरनमेंट में भी पढ़ा होगा कि आप अगर डायनामिक नहीं बनोगे, एक दिन मार्केट से लात मारकर हटा दिए जाओगे। एंड आज मार्केट कंपटीशन बढ़ गया क्योंकि टैरिफ्स और कोटास को क्या कर दिया गया, बोलो, पूरी तरीके से हटा दिया गया। ये चारों रिफॉर्म मेजर चैप्टर यहां पर होता है। अब सिर्फ जनरल स्लाइड्स है, बाकी बातें करेंगे